नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत 4 मिनट 18 मंडल से कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने पेपर मिलों को आदेश जारी किया। आगामी आदेश तक पेपर मिल में भूसे का प्रयोग रहेगा बंद। लखनऊ महापौर सुषमा करखवाल ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से की औपचारिक भेंट। राज्यपाल ने आशीर्वाद दिया। आगरा में मौसम हुआ सुहावना, कई जगह हुई है बारिश और ओलावृष्टि। गर्मी से आम जनता को मिली है राहत। देहरादून के रायपुर क्षेत्र सपेरा बस्ती में पुलिस की रेड। सपेरा बस्ती का सरपंच पत्नी सहित गिरफ्तार। 7 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद। सुल्तानपुर में फायजा हॉस्पिटल में मरीज की लापरवाही से मौत। परिवार वालों ने अस्पताल में काटा हंगामा। मृतक की बहू का आरोप, डॉक्टर ने देवर और पिता को मारा थप्पड़। आगरा में जान हथेली पर रखकर स्टंट कर रहे हैं युवा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वीडियो। थाना शाहगंज क्षेत्र का मानस नगर का मामला। अलीगढ़ में हजारों साल पुराने ऐतिहासिक मंदिर में मुस्लिम महिला और पुरुष को किया गया प्रतिबंध। हिंदू भक्तों के लिए भी किया गया है ड्रेस कोड जारी। आगरा में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी है सवारियों से भरी पिकअप। 6 से ज्यादा लोग घायल। फतेहपुर में भरभरा कर गिरा है कच्चा मकान। मलबे में दबकर महिला की मौत। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्नाव में सिपाही की कार अनियंत्रित होकर खाई में जा पलटी। सिपाही गंभीर रूप से घायल। बेगापुर थाना क्षेत्र के भैंसई के पास की घटना। कानपुर में बढ़ती गर्मी ढा रही है कहर। गर्मी से लोगों की आंखों की आ रही है नमी, हो रही है खत्म। टीयर फिल्म नाम की बीमारी लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। झांसी में संयुक्त टीम ने 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से जावा कंपनी के फर्जी आई कार्ड और टिकट भी बरामद किए। बरेली में एंटी करप्शन टीम ने किसान से 10,000 की रिश्वत लेते लेखपाल को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। लेखपाल ने मुआवजा दिलाने के नाम पर ली थी रिश्वत। भदोई में मछली पकड़ने के दौरान बॉर्डर पार करने पर युवक को पाकिस्तान प्रशासन ने किया था गिरफ्तार। सुरियावा थाना क्षेत्र के भटेबरा गांव का था युवक। आईटीएम गीडा के विद्यार्थियों ने एंटी अटैक आर्मी कैंप के मॉडल किया है तैयार। ऑटोमेटिक गन से कैंप के अंदर से दुश्मन पर करेगा यह टारगेट। मिर्जापुर में पेड़ पर लटका मिला है युवती का शव। इलाके में मचा हड़कंप। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू। आगरा के भाव में पुराने झगड़े को लेकर 2 महिलाओं में हुआ जमकर विवाद। जमकर चले लात, घूंसे और चप्पल। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अलीगढ़ में एआईएमआईएम नेता यामीन अब्बासी ने सपा पार्षद के खिलाफ थाने में की है शिकायत। नवनिर्वाचित सपा पार्षद जीनस खां पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का भी आरोप। कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र में अंबेडकर छात्रावास को खाली कराने पहुंची थी पुलिस। सीनियर छात्र अपने अपने कमरों में ताला लगाकर मौके से फरार। आगरा में चोरों के हौसले बुलंद। घर में घुसकर की है चोरी की वारदात को दिया अंजाम। ज्वेलरी सहित नकदी भी उड़ाई। मुजफ्फरनगर में जिला कारागार को एफएसएसएआई ने खाने की गुणवत्ता का दिया प्रमाण पत्र। जिलाधिकारी ने जेल अधीक्षक को प्रमाण पत्र सौंपते हुए दी बधाई और शुभकामनाएं। बरेली में माफिया अशरफ के मददगार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में फुरकान और उसके साथी कर रहे हैं फायरिंग। नैनीताल हाईवे के ढाबे पर बर्थडे पार्टी का है ये वीडियो। देवरिया में जिलाधिकारी ने किया है मदरसा बोर्ड परीक्षा केंद्र का निरीक्षण। दिए हैं आवश्यक दिशा निर्देश। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत सुरक्षाकर्मी और कार्यालय कर्मियों के इंटर और हाई स्कूल के मेधावी बच्चों से मुलाकात की है। उनका हौसला भी बढ़ाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी बच्चों का परिचय भी दिया है और उन्हें सम्मान स्वरूप उपहार भी दिए गए हैं, जिससे बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला और बच्चे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर काफी खुश भी नजर आए हैं। अपने परिजनों के साथ फोटो खिंचवाकर उनका आशीर्वाद भी लिया।
और 13 अगस्त 1980 को हुए मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट यूपी सरकार सार्वजनिक करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन हुए कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। विधानसभा के पटल पर यह रिपोर्ट रखी जाएगी। हालांकि इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। सपा इस पर हमलावर है। सपा के मुरादाबाद से सांसद एचडी हसन ने बीजेपी वोट के ध्रुवीकरण का आरोप भी लगाया। इस मुद्दे पर जनता टीवी से यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने खास बातचीत भी की है, वो देख लेते हैं। मुरादाबाद दंगे की जो फाइल है उसको सार्वजनिक किया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट में निर्णय लिया है। इस पर खास बातचीत करने इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जयवीर जी, सियासत तो ऑलरेडी आप लोगों ने गर्म कर रखा है। निकाय चुनाव प्रचंड जीते, लेकिन अखिलेश अलग आरोप लगा रहे, लेकिन उसके बीच ही मुख्यमंत्री का यह फैसला कि मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं, सब बीजेपी ने ध्रुवीकरण का एक जाल बचा रहा है। पहले तो वो विपक्षी दल जिस तरह की बात कर रहे हैं उनको शर्म ही आनी चाहिए कि 84 के दंगों की रिपोर्ट, 81 के दंगों की रिपोर्ट 84 में आ गई थी। उस समय के सिटिंग हाईकोर्ट के जज साहब ने के अध्यक्षता में आयोग बनाया गया था, जिसने 1984 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। मुरादाबाद में बहुत बड़ा दंगा हुआ था, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे और कई दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। उस रिपोर्ट की सारे तथ्यों के लिए उस समय की सरकार ने एक आयोग गठित किया था। उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट देने के बाद प्रस्तुत 1984 में कर दी थी, 1983 में ना 83 में की है, 1983 में कर दी थी। लेकिन 83 से लेके और 23 हो गई। मुझे लगता है ये तो आपसे भी सवाल है ना, वो अब तो ये आरोप लगा जो एचडी हसन जो है कांग्रेस सपा के सांसद है मुरादाबाद से। हालांकि मुरादाबाद में आप लोगों ने क्या सपा का हाल किया, सबने देखा कि किस तरीके से आप लोगों ने उनकी सीटों को जीता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उनका ये कहना है कि कांग्रेस की सरकार में मुस्लिमों पे जुल्म हुआ है, ये बीजेपी दिखाना चाहती है, जबकि आज के हालात में सबसे ज्यादा जाति हो रही है मुसलमानों पे। देखिए, वो किसी की सरकार की रिपोर्ट नहीं है, न किसी हमारे भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट है। 1980 का रिपोर्ट 2023 में तो थोड़ा सा सवाल तो बनता है ना, आखिर क्यों नहीं रखी चाहिए गोपनीयता? क्यों? सबसे पहले बहुत सरकारें जिम्मेदार हैं जो अब तक बनी रही और जिन्होंने रिपोर्ट रखने का काम नहीं किया। पटल पर वो रिपोर्ट बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। किसी भी घटना की अगर न्यायिक जांच की कोई न्यायिक आयोग बनाया जाता है तो उसकी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद उसको मंत्रिमंडल की अनुमति के बाद प्रस्तुतिकरण पटल पर होता है। ये नियम है और इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि उसमें बहुत सारी झोल थी, बहुत सारी इस तरह की बातों का तथ्यों का उल्लेख था जिससे पॉलिटिकल इनको नुकसान होने की संभावना थी, तो जानबूझकर राजनीतिक कारणों की वजह से उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने का काम नहीं किया गया। बिल्कुल आप सार्वजनिक करिए। लेकिन एक सवाल है, जस्टिस सक्सेना की कमेटी का गठन किया गया 1980 के बाद, तुरंत गठन किया जाता है, 1983 में रिपोर्ट आ जाता है, सार्वजनिक भी होता है, ऐसा नहीं है कुछ भी हमसे तथ्य छिपा है या मीडिया छिपा है। उसमें यह भी बताया गया कि डॉक्टर समीर अहमद जो है मुस्लिम लीग के नेता, उनको उसमें आरोपी बनाएगा। लेकिन एसटी हसन का ये कहना है कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि डॉक्टर समीर अहमद ने अत्याचार किया मुसलमानों, उन्होंने ही हमला कराया, लेकिन ये गलत है, ये जवानों ने किया, पीएससी के जवानों ने किया, ये उनका आरोप है। सांसद जी के आरोप लगाने तो कुछ नहीं है। न्यायिक आयोग का मतलब है निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जांच के तथ्य सामने आना। एसटी हसन सांसद हो सकते हैं, न्यायिक आयोग के न तो सदस्य न न्यायिक आयोग से कोई सरोकार है। न्यायिक आयोग का मतलब है निष्पक्षता के बिना किसी राजनीतिक घालमेल किए हुए सुस्पष्ट रिपोर्ट घटना किया जाए। तो जज साहब की रिपोर्ट है, वो कोई भारतीय जनता पार्टी नेता की रिपोर्ट नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के जमाने की सरकार की रिपोर्ट नहीं है। उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार के जमाने की घटना थी और घटना के बाद उस सरकार ने न्यायिक आयोग बनाया था, जिसके न्यायिक आयोग के अध्यक्ष सिटिंग हाईकोर्ट के जज साहब थे। उनकी रिपोर्ट है और उन्होंने तथ्यात्मक के आधार पर जो रिपोर्ट दी है वो जनता के सामने आनी ही चाहिए। और ये बहुत शर्म की बात है कि लगातार इतने लंबे अंतराल तक विभिन्न सरकारों के जमाने में उसको छुपाए रखने का काम किया गया। अब अगर वास्तविक तथ्य जनता के सामने, मीडिया के सामने, प्रेस के सामने रखने का काम हो रहा है तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है? लेकिन ये बात सच आप कह रहे हैं कि क्योंकि इंदिरा गांधी की उस समय सरकार थी केंद्र में, अगर देखा जाए राज्य में भी बीपी सिंह की सरकार थी, उस समय ये दंगा होता है, 1980 में दंगा होता है, रिपोर्ट आती है 1983 में और आज 2023। इसलिए लेकर इस थोड़ा सा सवाल है कि 2024 के चुनाव में मुसलमानों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश, या फिर यूं ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं आपके पास ऐसे सार्वजनिक नेता का भी नाम होगा जिसको सार्वजनिक विधानसभा के पटल पर रखा जाए, तो कहीं ना कहीं कई सवाल तो खड़े करते हैं ना जयवीर जी। अगर जिसने
अगर जो सही किसी ऐसे नेता का नाम है क्या जो मतलब आपके हिसाब से फिट बैठता हो? देखिए हमें नहीं मालूम, लेकिन किसी नेता से कोई सरोकार नहीं, कोई राजनीतिक कार्ड नहीं, केवल जो न्यायिक प्रक्रिया है या जो सरकार का दायित्व है कि किसी भी न्यायिक आयोग की रिपोर्ट रखी जानी चाहिए थी, केवल राजनीतिक कार्डों से दबा के रखा गया, विभिन्न सरकारों के द्वारा नहीं उसको प्रस्तुतिकरण पटल पर किया गया। उसको अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इसको सार्वजनिक करते हुए पटल पर रखने का काम करेगी, ताकि उस समय जो घटना हुई, जो इतनी गंभीर घटना थी जिससे पूरा प्रदेश हिल गया, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए, दर्जनों लोग, कई दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए, अपंग हुए, विकलांग हुए, ऐसे गंभीर घटना की रिपोर्ट पूरे प्रदेश की और देश की जनता के सामने आनी ही चाहिए कि आखिर कारण क्या थे, किन परिस्थितियों में दंगा हुआ, कौन कौन उसके जिम्मेदार थे, ये आना ही चाहिए। तो वो सामने लाने का काम प्रदेश सरकार का है और वो सरकार अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। इसलिए पिछले मंत्रिमंडल की बैठक में, कैबिनेट की बैठक में उसको पटल पर रखने का निर्णय लिया गया। इसे चुनाव से कोई लेना देना नहीं? चुनाव से ये राजनीति, देखिए चुनाव सतत प्रक्रिया। तो देरी क्यों कर दिया? दोबारा सरकार आपने बना लिया, 2017 में सरकार बनाया, फिर 2023 में आपने रिपीट किया, तो पहले ही रख लीजिए। संज्ञान में आई है ना वो। मुरादाबाद दंगे अब संज्ञान में है। आप इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, राजनीति में कितने पारी खेल चुके, बसपा से लेके भाजपा में। आप सुनिए, जब संज्ञान आया है कि कोई रिपोर्ट 80 की रिपोर्ट है, 40 साल पुरानी रिपोर्ट है, ढूंढ ढाड़ के उसकी धूल हटा हटू के ढूंढ के निकाली गई और संज्ञान में जब सरकार के लाई जाएगी तभी तो रखा जाएगा। कुछ नए तथ्य सामने आएंगे क्या? जो भी तथ्य उसमें होंगे जनता के सामने होंगे, जनता के सामने प्रस्तुतिकरण उस रिपोर्ट का होगा और जो वास्तविक घटना के संबंधित तथ्य हैं वो जनता के सामने आए कि कौन जिम्मेदार थे, किन कारणों से हुआ, कौन कौन उसके पीछे थे, साजिशकर्ता कौन थे और क्या परिस्थिति और इस तरह के दंगों को कैसे रोका जा सकता है। जो भी निष्कर्ष आएंगे उस रिपोर्ट के उजागर होंगे और लोगों को उससे सबक मिलेगा। ये थे जयवीर सिंह का साफ तौर पे कहना था 1980 में दंगा होता है, 1983 में रिपोर्ट आ जाता है, लेकिन अब तक तो सवाल तो विपक्ष से करना लाजमी है कि आखिर इस रिपोर्ट को प्रस्तुत क्यों नहीं किया, इस दंगे के कारणों को, इसका क्या वजह रहा और आगे क्यों इस दंगे को क्यों हुआ और साफ तौर से इसको रोका कैसे जाए। खासतौर पे हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है और जो भी होगा तथ्य वो जनता के सामने, और हम तो हमेशा से दंगा मुक्त प्रदेश चाहते हैं और बना के भी दिखा रहे हैं। और मैनपुरी के करहल पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। शिवपाल सिंह ने बयान देते हुए कहा कि सरकार की तरफ से चुनाव में धांधलियां हुई हैं, हम हारे नहीं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। देखिए ये छोटे छोटे चुनाव और इस चुनाव में सरकार की तरफ से धांधलियां भी हुई हैं। हम है राही प्यार के, हवा महल, कुछ बातें कुछ गीत, विविध भारती की रंगोली, ये कुछ ऐसे रेडियो कार्यक्रम हैं जिन्हें हम किसी ना किसी एक के बाद एक जरूर हमने ये सुना होगा। इन रेडियो कार्यक्रमों के जरिए हम आपको रेडियो की याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे लोग स्मार्टफोन के आगे मानो अब भूल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले राम सिंह के पास 1100 रेडियो मॉडल्स का कलेक्शन है और वो आज़ादी के भी कई साल पहले तक यानी कि 2010 तक के भी मॉडल उनके पास है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हम है राही प्यार के, हवा महल, कुछ बातें कुछ गीत, विविध भारती की रंगोली, ये हैं कुछ ऐसे रेडियो कार्यक्रम जिन्हें हर किसी ने एक न एक बार तो जरूर सुना होगा। इन रेडियो कार्यक्रमों के जरिए हम आपको गुजरे जमाने के रेडियो की याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे लोग स्मार्टफोन के आगे भुला ही चुके हैं। लेकिन शौक तो शौक होता है। मिलिए उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले राम सिंह से, जिनके पास 1100 रेडियो मॉडल्स का कलेक्शन मौजूद है, वो भी आजादी के कई साल पहले से लेकर 2010 तक का। मेरे पास ये रेडियो का कलेक्शन है, लगभग क्या डिफरेंट मॉडल 1100 हैं मेरे पास रेडियो, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो 625 का ये 2005 का, और मेरे बराबर जो रेडियो का कलेक्शन पूरी इंडिया में क्या पूरे विश्व में नहीं है। राम सिंह ने बताया कि उनके पास सन 1920 से लेकर 2010 तक के रेडियो के मॉडल मौजूद हैं, वो भी अलग अलग देसी विदेशी कंपनियों के।
मेरे पास सन 1920 से लेकर 2010 तक के मॉडल, विभिन्न मॉडल हैं। अच्छा, कौन कौन सी कंपनीज उसमें मार्कोनी फ़ोन है, इंग्लैंड की बाहर की है, और ग्राउंडिंग है, वो भी इंग्लैंड की है, और अपनी कंपनी है, मर्फी है, फिलिप्स हॉलैंड का है। ये सब जो विभिन्न, जो सोनी कंपनी है जापान की है, पैनासोनिक कंपनी वो भी जापान की है, प्रायन के सभी काफ़ी अच्छे मॉडल मेरे पास हैं। ये चाहते हैं कि रेडियो का एक संग्रहालय स्थापित किया जाए। हालांकि उन्होंने इसमें अपना पहला कदम रखा जरूर है और एक छोटा सा संग्रहालय स्थापित भी किया है, लेकिन वो इसे उस स्तर का नहीं बना पाए हैं जैसा वो चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इन रेडियो का संग्रह उन्होंने किया कैसे। ये वैसे तो पहले से ही करता रहा हूँ, लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी अक्टूबर 2014 से मन की बात उन्होंने शुरू की है, तब से मेरा रुझान इसके प्रति बढ़ा और तब से मैं रेडियो संग्रह करने में लगा। और मैंने ये मन बनाया कि मैं पूरे देश में जगह तक घूमा हूँ, संग्रहालय हर चीज़ का है, लेकिन कहीं भी जो है रेडियो संग्रहालय अपने देश में नहीं मिलता है देखने को। इसलिए मैंने ये सोचा भाई ये तो हमारी बड़ी महत्वपूर्ण धरोहर रही है और इसका जो है कलेक्शन करना बहुत जरूरी, जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ और समाज ये सोच समझ कर देख सके कि कभी ये भी उपकरण हुआ करता था। मैं दिल्ली, मेरठ, कानपुर, जहाँ भी मतलब किसी फ़ोन आ जाता है या 2-4 रेडियो होते हैं, क्योंकि एक रेडियो ले जाना नहीं पड़ता, वो इकट्ठे करते हैं, मेरे फ़ोटो भेजते हैं, मैं उन्हें चूज करता हूँ और या तो उनसे मंगा लेता हूँ पैसे करके या फिर मैं खुद जाता हूँ। रेडियो के कलेक्शन में इनके पास कुली फिल्म में चलने वाला एमी थाईलैंड मॉडल का रेडियो भी है और गदर का टेलीफोन भी है। लंदन की वर्ष 1920 की केतली के साथ मुगल काल से पहले चलने वाले सिक्के और 900 से ज्यादा विभिन्न कंपनियों के रेडियो हैं। चाबी से चलने वाली घड़ी और जेब में रखने वाला टीवी भी संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहा है। और वहीं श्री हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा 20 मई से शुरू ये हो रही है, जिसके चलते गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट की ओर से ऋषिकेश में आज प्रथम जत्थे की रवानगी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे राज्यपाल लेफ्टिनेंट कर्नल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और हेमकुंड साहिब के लिए सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज ऋषिकेश के गुरुद्वारे से रवाना हुआ है। पहले जत्थे में करीब 250 यात्री शामिल हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य कई कैबिनेट मंत्रियों ने जत्थे को शुभकामनाएं दी हैं और श्रद्धालुओं को रवाना किया गया। हेमकुंड साहिब यात्रा में जाने वाले पहले जत्थे में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के श्रद्धालु शामिल हैं। आज क्योंकि हेमकुंड साहिब यात्रा प्रारंभ हो रही है, लेकिन इससे पहले 4 धाम की यात्रा 22 अप्रैल से प्रारंभ हो रही थी। 22 अप्रैल को जहाँ गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे, वहीं 25 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुले थे, 27 को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे और लगातार यात्रा चल रही है। 1 महीने का कालखंड आज से 4 दिन बाद यात्रा का पूरा हो जाएगा। इस बार क्योंकि हमको पहले से ही ये अंदाजा था कि यात्रा पिछले साल से भी बड़ी होगी। पिछले साल की यात्रा में पूरे यात्रा के सीजन में 50 लाख से भी अधिक लोगों ने रजिस्टर्ड रूप से और ऑफलाइन चारों धामों के दर्शन किए थे। पिछले साल भी बहुत बड़ी चुनौती थी, इस साल भी हमारे सामने चुनौती है कि यात्रा सबके सहयोग से सकुशल संपन्न होगा और अब धीरे धीरे यात्रा अपने चरम पर आ गई है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि केदारनाथ जी ने एक दिन में, 1 मई के दिन 30,000 से भी ज्यादा लोगों ने दर्शन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। ये बड़ी चुनौती थी और जहां पिछले 1 महीने से लगातार बर्फबारी की हो रही, यात्रा कठिन है, पैदल जाना पड़ता है और बीच बीच में ग्लेशियर भी आ रहे हैं, बर्फबारी भी हो रही है, बरसात भी हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी हमारे यात्री हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं,
जितने भी भक्तगण हैं उनका उत्साह किसी और वहीं देहरादून में कृषि विभाग ने मिलेट्स महोत्सव के नाम पर करोड़ों खर्च कर दिए हैं, लेकिन ओलावृष्टि और भारी बारिश के चलते बागवानी और कृषि का जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा अभी तक तय नहीं किया गया है। और इस बार जनता टीवी ने कृषि निदेशक से सवाल किया तो उन्होंने बेतुका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आज का विषय बागवानी और भारी बारिश नहीं है। कृषि निदेशक के इस बेतुके बयान पर कांग्रेस ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विषय नहीं है आज का, ये विषय आज मिलेट महोत्सव का विषय है, इसलिए बारिश और बागवानी को लाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आज मिलेट्स के ऊपर या मोटे अनाज के ऊपर डिस्कशन कर रही है। अच्छा होता कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में ओलावृष्टि से, बेमौसमी बारिश से उद्यान को और कृषि को कितना नुकसान हुआ। गेहूं सड़ रहा है खेत में लोगों के, उसका कोई आकलन नहीं है। मसूर की दाल नहीं हो पाई, उसका कोई आकलन नहीं है। पेड़ों में सेब के बगीचे बर्बाद हो गए, अखरोट के बगीचे बर्बाद हो गए। सरकार का उस ओर कोई ध्यान नहीं है। सरकार अगर किसानों की हितैषी होती तो सबसे पहले उनका जो नुकसान का आकलन करती और उनका जो भी मुआवजा बनता वो देती। केवल ये दिखावे के लिए है, 5 स्टार कल्चर की तरह से काम करके नहीं होगा, उनको धरातल में काम करना पड़ेगा। तो जनता टीवी ने कृषि निदेशक से सवाल किया तो उन्होंने ये बेतुका जवाब दिया था। इसके बाद से कांग्रेस लगातार इस पर हमलावर है। कृषि निदेशक के इस बेतुके बयान पर कांग्रेस ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मिलेट महोत्सव के नाम पर तो करोड़ों बहाए जा रहे हैं, लेकिन जिन किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है उनका अभी तक मुआवजा तय नहीं हुआ। ये एक बड़ा सवाल है। इस बयान से साफ है कि किसानों के प्रति विभागीय अधिकारी कितने जिम्मेदार हैं। और पहले जरा आप कृषि निदेशक के उस बयान को भी सुने, ये भी कांग्रेस ने कहा है और जो बयान उन्होंने दिया उस पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।